हाय एवरीवन, वेलकम टू पार्ट बी वीडियो ऑफ डिबेंचर्स। पार्ट ए में मैंने आपको पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से डिबेंचर्स का समझाया। फिर मैंने क्या बात करी, मैंने अपनी जर्नल एंट्रीज की बात करी, इशू एंड रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स की। फिर मैंने आपको इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स का भी कॉन्सेप्ट बताया, किस तरीके से राइट ऑफ होता है। फिर मैंने आपको बताया कि जो लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स हैं या फिर डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स हैं वो कहाँ कहाँ राइट ऑफ हो सकता है, किस तरीके से हम जर्नल एंट्रीज शो करते हैं। देन मैंने आपको बताया कि हम इशू ऑफ शेयर्स एज करोटेड सिक्योरिटीज़ की जर्नल एंट्रीज किस तरीके से पास करते हैं। तो अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है वो जाकर पहले देखिए, देन कम हेयर एंड वॉच दिस वीडियो। उसका लिंक मैंने नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी दे दिया है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज इशू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। अब तक हम पढ़ रहे थे कि कंपनी ने डिबेंचर्स इशू करे पब्लिक को और पब्लिक ने क्या दिया, कैश दिया। अब हमारे पास क्या और ऑप्शंस हैं? ऑफ कोर्स हैं। हम डिबेंचर्स को इशू कर सकते हैं फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, कि मतलब कैश नहीं मिल रहा। अब क्या क्या मिल रहा है, आइए उसके भी 3 केसेस हैं। सबसे पहला, अगर हम इस डिबेंचर को अपने प्रमोटर्स को इशू कर दें। प्रमोटर्स कौन होते हैं? जो हमारी कंपनीज को इनकॉर्पोरेट करने में हेल्प करते हैं। जितने भी हमारे एक्सपेंसेस होते हैं, प्रिलिमिनरी इनिशियल एक्सपेंसेस, कंपनी की नाम फाइल करना, जो भी कुछ होता है, जितनी भी फॉर्मेलिटीज होती हैं वो प्रमोटर्स करते हैं। तो क्या करा हमने, प्रमोटर्स को इशू कर दिया और उनको बोल दिया तो भैया डिबेंचर्स ले ले और कंपनी जो है इनकॉर्पोरेट कर दे, जो भी है, मतलब प्रमोटर्स को उन्होंने इशू कर दिए। तो सबसे पहले क्या होता है, कंपनी को क्या करना होता है, कंपनी को प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस जो है प्रमोटर्स को पे करने होते हैं। तो उसकी एंट्री पास करेंगे, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिटेड टू प्रमोटर्स अकाउंट। अब यहाँ पे इन्होंने, कंपनी ने क्या किया, कंपनी ने बोला कि तू डिबेंचर्स इशू मैं तेरे को कर देता हूँ, कि मैं ये वाला जितना भी अमाउंट है मैं कुछ टाइम के बाद पे कर दूंगा। तो क्या करा, प्रमोटर्स ने बोला ठीक है जी। अब प्रमोटर्स को देने की एंट्री क्या होगी, डिबेंचर्स, प्रमोटर्स अकाउंट डेबिटेड टू 8% डिबेंचर्स। ये मेरी होगी अलॉटेड की एंट्री। अगर आपको मैं थोड़ा सा याद दिला दूं, हमने पहली जर्नल एंट्रीज क्या करी थी, जब भी मैं एप्लीकेशन मंगवाती थी कंपनी पब्लिक से, तो मैं एंट्री करती थी बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। जब अलॉट करते थे तो मैं क्या करती थी, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर्स अकाउंट। यहाँ पे टू डिबेंचर अकाउंट तो हो रहा है क्रेडिट, बट किसको दिया जा रहा है, प्रमोटर्स को, पब्लिक को नहीं दिया जा रहा। सेम अगर मैंने अंडरराइटर्स को इशू कर दिया तो अंडरराइटर की तो कमीशन होती है ना, तो सबसे पहले अंडरराइटर कमीशन अकाउंट डेबिटेड टू अंडरराइटर्स अकाउंट, जो भी मेरा अमाउंट है, लेट्स से 90 रुपीज, तो 90 आ जाएगा और उसके बदले मैंने उसको 8% डिबेंचर्स जो है इशू कर दिए। सेम किसको इशू करने हैं, अंडरराइटर्स अकाउंट डेबिटेड। यहाँ पे प्रमोटर्स की बात हो रही थी तो यहाँ पे अंडरराइटर्स की बात हो रही है, तो मेरा यहाँ पे सीधी सादी एंट्री आ गई, अंडरराइटर्स अकाउंट डेबिटेड टू 8% डिबेंचर्स अकाउंट। अब सबसे मेन टॉपिक, मेन केस आता है इसका, वेंडर का। इसका भी क्वेश्चन ऑलरेडी सैंपल पेपर में है जो कि मैं सॉल्व करूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अब यहाँ पे क्या होता है, वेंडर, अगर बाय चांस कंपनी ने किसी वेंडर को इशू कर दिया, किस वजह से, फॉर परचेजिंग एनी एसेट, या फिर कोई बिजनेस ही परचेज कर लिया हो मेरी कंपनी ने किसी को एक्वायर करना हो, उसके लिए किसी वेंडर को इशू कर दिए डिबेंचर्स, या फिर कोई एसेट करना हो। इसके मेरे पास 2 केसेस बन जाते हैं। एक, अगर मैंने कोई एसेट एक्वायर कर लिया या फिर कोई बिजनेस ही मैंने परचेज कर लिया। तो अगर एसेट मैंने खरीद लिया है, कोई एसेट, प्लांट, मशीनरी, बिल्डिंग कुछ भी खरीदा है, तो उस केस में मेरी एंट्री होगी सन्ड्री एसेट्स, जो भी मैंने एसेट्स खरीदे हैं, लेट्स से 100 रुपीज के, टू वेंडर्स अकाउंट, जो भी वेंडर का मेरा अकाउंट है 100 रुपीज का। वेरी सिंपल। अब कॉम्प्लिकेशन तो आती है इस वाले पॉइंट में, बिजनेस वाले में। तो अब मैं आपको बहुत ध्यान से सुनना, अगर आप ध्यान से सुनोगे और पूरी वीडियो मेरी देखोगे तो अभी आपको समझ आएगा। तो अब बिजनेस वाला हम किस तरीके से करेंगे वो मैं अब स्टार्ट करती हूँ। लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑलराइट, अब हम थर्ड केस की बात करेंगे, जब कंपनी ने लेट्स से वेंडर से बिजनेस ही खरीद लिया है, कोई एक्वायर कर लिया हो बिजनेस, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या एंट्रीज होंगी, सबसे पहले अगर मैं किसी बिजनेस को एक्वायर करने की सोचती हूँ तो मैं उसकी नेट एसेट्स की बात करती हूँ, कि नेट एसेट्स क्या होते हैं। नेट एसेट्स होते हैं जितने भी कंपनी के पास एसेट्स है माइनस द लायबिलिटीज। तो जो मेरा अमाउंट है वो एक्चुअल वैल्यू है उस कंपनी की, बट
जिस वैल्यू पे मैं खरीद रही हूं, ध्यान से सुनना, उसको मैं बोलूंगी परचेज कंसिडरेशन। अब कभी कभी ये भी होता है कि कंपनी के नेट एसेट्स लेट से 100 रुपए के हैं, हाइपोथेटिकल फिगर है, होते नहीं है किसी के, ठीक है, और परचेज, अब वो बंदा मेरे को अपनी कंपनी बेच रहा है, कह रहा है 110 रुपए में, तो 10 रुपए का क्यों मांग रहा है एक्स्ट्रा पैसे? 10 रुपए कहेगा भाई मैं बहुत फेमस हूं, मैं क्यों 100 रुपए के एसेट में, ठीक है वैल्यूएशन मेरी 100 रुपए की है, बट मैं क्यों 100 रुपए में दूं? मेरा भाई गुडविल है, मेरा नाम है कितना बाहर मार्केट में, तो मैं तेरे को 110 रुपए की दूंगा, तो ये 10 रुपए मेरा हो जाएगा गुडविल। ठीक है जी। अब अगर बाय चांस इसकी वैल्यू 100 रुपए है, बट कंपनी सेल कर रही है 90 रुपीज में, ठीक है, यहां पे 10 रुपए मेरा चले जाएंगे कैपिटल रिजर्व अकाउंट में, कि मतलब 10 रुपए मेरी कंपनी के लिए कैपिटल रिसीट है। भैया 100 रुपए की वैल्यूएशन थी कंपनी की, बट मेरे को 90 में बेच गया, 10 रुपए मेरा पैसा मैं कहां रख दूंगी? कैपिटल रिजर्व में जाके। तो यहां पे मेरी एंट्री बन जाएगी सन्ड्री एसेट अकाउंट डेबिटेड टू वेंडर्स अकाउंट, जिससे मैं खरीद रही हूं, टू सन्ड्री लायबिलिटीज, जितनी लायबिलिटीज हैं उसकी। अब यहां पे अगर उसने ज्यादा में पे करा है तो वो 10 रुपए मेरी गुडविल बन जाएगी, और अगर कम में पे करा है तो ये 10 रुपए कैपिटल रिजर्व में। तो आइदर ऑफ टू आएगा, या तो वो बंदा मुझे वैल्यूएशन नेट एसेट से ज्यादा देगा, ज्यादा दे रहा है तो जितना ज्यादा अमाउंट है वो उसकी गुडविल है, उसी की वजह से वो ज्यादा अमाउंट चार्ज कर रहा है मुझसे, और अगर कम में दे रहा है तो वो मैं अपना कैपिटल रिजर्व में जाके क्रेडिट कर दूंगी उतना अमाउंट। बस सिंपल सी बात है, ये लॉजिक है इसमें। बट अब क्या होता है, ट्विस्ट है, लॉजिक अगर आपको समझ आ गया तो आगे चीजों में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब कभी कभी क्या होता है, फिर से वही वाली बात आ गई, अब कंपनी जो है वेंडर को डिबेंचर्स इशू कर सकती है पार में, डिस्काउंट में एंड प्रीमियम पे। सेम जर्नल एंट्रीज हैं, दोबारा करवाने की जरूरत नहीं है, ये आप खुद कीजिए। अगर डिस्काउंट है तो ऑब्वियसली लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स जो है, या डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा। प्रीमियम है, प्रीमियम पे इशू करा है तो ऑब्वियसली ये कैपिटल रिसीट है, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। बस रहेगा वही, नाम चेंज होके वेंडर पे आ जाएगा, वेंडर अकाउंट डेबिटेड। बट यहाँ पे एक क्वेश्चन में एक ट्विस्ट आता है जिसमें हम नंबर ऑफ डिबेंचर्स निकालते हैं। उसका फॉर्मूला होता है जितना मेरा परचेज कंसिडरेशन का अमाउंट है अपॉन द इशू प्राइस। अगर बाय चांस कंपनी ने परचेज कंसिडरेशन लेट्स से 100 रुपए की थी, उसमें से 10 रुपए कैश दे दिए, तो मेरा परचेज कंसिडरेशन मेरा माना जाएगा 90 रुपए। कैश पेमेंट मैं माइनस करूंगी, याद रखना 100 माइनस 10 जो भी इशू प्राइस होगा, अगर मैंने इशू पार पे किया तो 100 हो जाएगा, या डिस्काउंट पे किया है 10 रुपए के तो 90 हो जाएगा। तो 90/90 जो भी हाइपोथेटिकल फिगर है वैसे भी है, ठीक है। तो मतलब अगर ज्यादा अमाउंट से पे कर रहा है तो मेरी गुडविल, वो उसकी गुडविल है, वो मेरी डेबिट हो जाएगी। भैया मेरे को तो एक्स्ट्रा पे करना पड़ा ना, आई डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो मैंने गुडविल अकाउंट को डेबिट कर दिया। यहाँ पे मेरे लिए एक प्रॉफिट था कैपिटल रिजर्व कि उसकी जो जितनी वैल्यूएशन थी कंपनी की उससे कम में बेच गया, भाई जो कम में बेच गया जितनी अमाउंट थी उसको मैंने कैपिटल रिजर्व अकाउंट में क्रेडिट कर दिया। दैट्स ऑल फॉर दिस कॉन्सेप्ट, यही था इस कॉन्सेप्ट में। अब मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए कुछ क्वेश्चंस लेकर आई हूँ, उसमें सैम्पल पेपर्स की मैंने क्वेश्चन डिस्कस करे हैं। 2 क्वेश्चंस आए हैं 8 नंबर के, एक 3 मार्क्स का आया है और एक 5 नंबर का आया है, ठीक है। 3 नंबर का भी है और 5 नंबर का भी है, इसमें ऑप्शंस भी हैं। तो अब मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको सैम्पल पेपर के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाऊंगी। स्टे ट्यून्ड, डू नॉट गो एनीवेयर। अगर आपको कुछ डाउट भी है प्लीज डू लेट मी आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।